हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। और ये वीडियो खास करके यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है जिन्हें इंग्लिश में एनसीईआरटी को रीड करने में काफ़ी प्रॉब्लम जाती है। तो इसे हम हिंदी में पढ़ेंगे लेकिन इंग्लिश के टर्म्स का यूज़ करते हुए, ताकि जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सके और आसानी से समझ में आ सके। तो कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप लोग एनसीईआरटी का इंग्लिश वाला बुक साथ में लेके बैठेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें, व्हाट इज़ द सेल। फर्स्ट लाइन जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखी हुई है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है, यूनि का मतलब है एक और सेलुलर का मतलब है यहाँ से सेल, यानी एक कोशिकीय जिसको हिंदी में बोलते हो। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक ऐसा जीव जो एक सेल से बना हुआ है। अब एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म क्या क्या कर सकता है? इट इज कैपेबल। कैपेबल का मतलब हुआ कि उसकी क्षमता क्या है, पावर क्या है, कैपेसिटी क्या है एक तरह से। तो जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग यूनिसेलुलर तो नहीं है, मल्टीसेलुलर हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल लें कि अगर हमें खाना बनाना नहीं आता तो हम किसी और पे डिपेंड हैं कि कोई और हमारे लिए कुक करेगा, फिर वो हमें खाने को देगा, है ना। ठीक उसी तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है ना, वो एग्जिस्टेंस के लिए इंडिपेंडेंट है, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि उसको यहाँ सरवाइव करने के लिए किसी पे डिपेंड होने की, किसी पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास ये आ जाएगा कि इट इज़ इंडिपेंडेंट, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब ये डिपेंड नहीं है किसी पे। दूसरा, अपनी लाइफ को जीने के लिए लाइफ के फंक्शंस, जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं, उनको ये आसानी से परफॉर्म कर सकता है। सो इट इज़ आल्सो कैपेबल, मतलब ये अपने लाइफ के फंक्शन के लिए भी कैपेबल है। ठीक है, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग the essential functions of life। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट क्या बना कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो पहली बात तो एग्जिस्टेंस के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा, ये अपनी लाइफ के जितने भी इसेंशियल फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए भी कैपेबल है, खुद कर सकता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। द सेकेंड पॉइंट जो एनसीईआरटी में है वो ये लिखा हुआ है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब यह है कि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जैसे हम इसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा गया कि एक स्ट्रक्चर की बात रही है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास कंप्लीट सेल ही ना हो, है ना। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके पास सेल का पूरा स्ट्रक्चर है ही नहीं, उसको हम लिविंग नहीं कह सकते। ठीक है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर है, वो चाहे कोई भी प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो दुनिया का, अगर उसके पास सेल नहीं है, हिंदी में लिख देते हैं सेल अगर नहीं है उसके पास, या फिर वो स्ट्रक्चर पूरी तरह से सेल नहीं है, तो उसको हम क्या कहें कि भाई ये लिविंग नहीं हो सकता। हम इंडिपेंडेंट लिविंग उसको नहीं कह सकते, वो इंडिपेंडेंट लिविंग को इंश्योर नहीं कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ नॉट इंश्योरिंग। ऐसे लिख सकते हैं लाइक एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर ना हो, ठीक है, सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर ना हो,
तो क्या है वो, इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं है ना। पूरा पॉइंट ये हुआ। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है सेल का तो वो जो भी स्ट्रक्चर है वो इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरा पॉइंट, यही एक रीज़न है कि भाई जब किसी स्ट्रक्चर के पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके मतलब कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास पूरा सेल है ही नहीं और उसको हम लिविंग भी नहीं मान रहे हैं, तो लिविंग होने के लिए बेस क्या हुआ, इम्पोर्टेंट क्या चीज़ हुई। अगर लिविंग होना है तो सेल का होना जरूरी है, इसीलिए बोला गया कि सेल ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, लाइफ की। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या बोल देंगे, सेल। लाइफ की जगह पे हो सकता है लिखा हो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो ये पॉइंट हुआ। नाउ द थर्ड पॉइंट, इस टॉपिक में ज़्यादा पॉइंट नहीं, छोटा सा टॉपिक है ये, बहुत ही छोटा सा, एनसीईआरटी में आप देखोगे तो वो मिल जाएगा। अब बात आती है कि सबसे पहले लिविंग सेल को देखा किसने था। सो एक साइंटिस्ट का नाम आएगा जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, लिविंग सेल को, लाइव सेल को सबसे पहले देखा। सबसे पहले देखा, ठीक है। इससे पहले किसने लिविंग सेल को नहीं देखा था। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी यानी कि खोज, डिस्कवरी की, ठीक है। एक और चीज़ है, रॉबर्ट के नाम से ही एक दूसरा साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने सेल की डिस्कवरी की यानी कि सेल की खोज की। नाइन्थ में आपने पढ़ा भी होगा कि रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेड़ की छाल जो होती है जिसको बार्क बोलते हैं हम लोग, उस बार्क में की पतली पतली परत को काटा और फिर उसमें देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसे यानी हनी बी के कॉम्ब के जैसा कुछ संरचना या स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। और बाद में उसके अंदर के जो छोटे छोटे चैम्बर्स थे, जैसे वैसे यहाँ पर बना देते हैं छोटा सा, मान लो ये बार्क है और इसके अंदर छोटे छोटे से इस तरह के कोष्ठक या कमरे जैसे बने हुए दिखाई दिए, तब इसको सेलुला नाम दिया गया था। दरअसल सेलुला नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सेलुला का मतलब होता है रूम जैसा कुछ स्ट्रक्चर, कमरे के जैसा। बाद में इसी को सेल बोल दिया गया। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में, यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं कॉर्क में क्या देखा था, एक स्ट्रक्चर देखा जिसको बाद में ही सेल बोल दिया गया था, ठीक है। तो पेड़ की जो ऊपर की परत होती है, जब पेड़ सूखा हुआ होता है, ऊपर बड़ा हार्ड कवर होता है, उसको अगर हम छीलें तो जो बार्क निकलता है उस बार्क को ही उन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। तो इतना तो था हमारा व्हाट इज़ द सेल वाले टॉपिक में। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे, इसको अगर हम रिकॉल करें तो केवल हमारे पास बेसिक कुछ 4-5 गिने चुने पॉइंट आ रहे हैं कि अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो खुद एग्जिस्ट करने के लिए, एग्जिस्ट मतलब सर्वाइव करने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, लाइफ के जितने भी इसेंशियल फंक्शन यानी ज़रूरी काम हैं ज़िंदगी को जीने के लिए, वो सारे वो परफॉर्म कर पा रहा है। सेकंड पॉइंट आता है कि अगर कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसके पास कंप्लीट सेल ही ना हो तो वो कभी भी लिविंग नहीं है या इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं है, वो किसी न किसी पर निर्भर होगा फिर फाइनली जब सेल उसके अंदर बनेगी, जैसे प्रोकैरियोट्स वगैरह पढ़ेंगे आगे। तीसरा पॉइंट है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक और फंक्शनल यानी क्रियात्मक
यूनिट है किसकी, लाइफ की। यूनिट को इकाई बोलते हैं हिंदी में, अगर बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलें, बट उतना शुद्ध हिंदी का ज़रूरत हम लोगों को नहीं होता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले किसको देखा, लिविंग सेल को। तो अगर जीवित कोशिका की बात करें, लिविंग सेल की बात करें, तो सबसे पहले किसने देखा था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद हमारे एक रॉबर्ट ब्राउन आते हैं जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज कर दी, और जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल की खोज की। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये वाला तो हमारा टॉपिक अभी फिलहाल फिनिश हुआ। अभी नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी की एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक के अलावा मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। एक एक लाइन जो सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, सिर्फ वो, बिकॉज एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है वहीं से नीट में स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड काफ़ी लोग इसको उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, एक एक लाइन को डीपली याद नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। सेकेंड टॉपिक आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में सबसे पहला एक पॉइंट है कि इन 1838 यानी 1838 में एक साइंटिस्ट थे 1838 में जिनका नाम था मैथियस श्लीडन। मैथियस श्लीडन के बारे में एक खास बात ये, जर्मनी के रहने वाले थे और बॉटनिस्ट थे। तो ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब जो बॉटनी की स्टडी करें। तो जाहिर सी बात है, अगर मैथियस श्लीडन बॉटनिस्ट हैं तो उन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी किया होगा। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी प्लांट्स पे रिसर्च की, है ना। एनसीईआरटी में जैसे क्लियरली लिखा हुआ है, एग्जामाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। तो इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को एग्जामाइन किया। एग्जामाइन मतलब प्लांट्स को स्टडी किया, एक तरह से हम लोग अगर आसान भाषा में बोलें, प्लांट्स को स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद इन्होंने एक चीज़ डिस्कवर कर पाई या फिर ऑब्जर्व की। तो ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट हैं, सभी प्लांट्स, अगर हम सीधे बोलें, सभी प्लांट्स किसी न किसी तरह की सेल से ही बने थे। किसी न किसी सेल से ही बने थे। मतलब अलग अलग सेल बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। तो क्या हुआ, 1838 में एक साइंटिस्ट आया मैथियस लीडन नाम के, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बताया कि देखो, जब हमने प्लांट की बहुत सारी चीज़ों को स्टडी कर लिया तो पता चला कि ये जितने भी प्लांट हैं वो किसी न किसी सेल से बने हुए हैं, और वो सेल मिल करके आपस में वो टिश्यू बना रही है प्लांट का। तो जितने भी ये सेल्स होते हैं, ऑल सेल्स, ये सारी सेल्स मिल करके टिश्यू बना रही हैं। टिश्यू को हिंदी में ऊतक बोलते हैं। तो प्लांट का जो टिश्यू हुआ वो कौन बना रहा था, सेल ही तो बना रही थी। और वैसे भी 9th-10th में भी ये बेसिक सी चीज़ बताई जाती है कि टिश्यू क्या होता है। देखो, एक तो हो गया सेल, जब सेल ग्रुप में आ जाए और ग्रुप में मिल करके कोई एक नया स्ट्रक्चर बना ले तो उसको हम टिश्यू कह देते हैं, या हिंदी में ऊतक बोल देते हैं। ठीक है, तो एक तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या था, सेकेंड पॉइंट है एक दूसरे साइंटिस्ट के बारे में। इसी टाइम की बात है जब ये स्वीडन हम काम कर रहे थे, उसी समय एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर श्वान। तो देखो, स्वीडन श्वान ऐसे ही हैं दोनों। यहाँ 1839 लिख देते हैं क्योंकि लगभग टाइम तो सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस था एक साल का। तो 1839 में इन्होंने वर्क किया, 1838 में या इन्होंने काम किया। अब देखो, ये जर्मन बॉटनिस्ट हैं और ये जो थियोडोर श्वान है ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट।
अब इन्होंने भी कुछ किया। अब देखो नाम से क्लियर हो रहा है, जैसे स्लीडन बॉटनिस्ट थे तो प्लांट पे काम किया, थियोडोर श्वान जूलॉजिस्ट हैं तो इन्होंने एनिमल की सेल पे काम किया होगा। कॉमन सेंस से पता भी चल रहा है ना, जूलॉजिस्ट तो एनिमल पे ही काम करेगा। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग एनिमल की सेल्स पे काम किया, अलग अलग एनिमल सेल्स पर स्टडी किया या काम किया, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या पता लगा, इन्होंने भी कुछ पता लगाया, जैसे कि ये काम कर रहा है तो लगभग एक ही जैसा ही निष्कर्ष निकाला दोनों ने, है ना, एक ही जैसा ऑब्जर्वेशन लगभग में था। तो इन्होंने बताया कि क्या बताया इन्होंने कि जो सेल्स हैं उनके पास एक थिन यानी पतली, आउटर यानी बाहर की, लेयर यानी कि परत, थिन आउटर लेयर। ये बोल रहे थे कि एनिमल की सेल मैंने इतनी सारी चेक कर ली, मुझे पता चला कि जो सेल्स थी उनके पास बाहर बाहर पतली पतली सी लेयर लगी हुई है। और आज के टाइम पे, अब उस समय नहीं पता था लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि ये वही लेयर है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आज के टाइम पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, करेक्ट। दोनों पॉइंट को फिर से देख लें एक बार। 1838 में मैथियस लीडन, एक जो कि एक जर्मन के बॉटनिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने बहुत सारे प्लांट को स्टडी करा। प्लांट को स्टडी करके इन्हें पता चला कि भाई जितने भी प्लांट के सेल्स हैं वो किसी ना किसी डिफरेंट सेल से ही बने हुए हैं, और वही सेल आपस में मिलकर के पूरा टिश्यू बनाती, फिर वही टिश्यू पूरा का पूरा ग्रो करता है आगे जाके प्लांट, और प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स को बनाता है। लेकिन दूसरा जो हमारे साइंटिस्ट थे थियोडोर श्वान साहब 1839 में, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एनिमल सेल पे रिसर्च किया और पता लगाया कि जो सेल्स हैं सेल के चारों तरफ एक पतली लेयर बनी हुई है, और उस लेयर को हम आज के टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एक और चीज़ है, एक और चीज़ इन्होंने कंक्लूड की थी, एनसीईआरटी में लिखा ना, ही ऑल्सो कंक्लूडेड। अगर तुम एनसीईआरटी की बुक को देख करके ये लेक्चर देख रहे हो तो वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ही ऑल्सो कंक्लूडेड। तो उन्होंने एक और चीज़ को कंक्लूड किया, वो क्या, कंक्लूड मतलब एक और बात बताई, ठीक है, एक और चीज़ बताई उन्होंने। कंक्लूडेड मतलब कंक्लूजन निकाला, एक और निष्कर्ष निकाला अपने स्टडीज़ पे के आधार पे कि जो प्लांट टिश्यूज हैं, इन्होंने एक और निष्कर्ष निकाला, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बेस्ड ऑन हिज स्टडीज, अपनी स्टडी के आधार पर उन्होंने बताया कि देखो जो प्लांट के टिश्यू हैं, ठीक है, उसमें सेल वॉल पाई जाती है, और ये यूनिक करेक्टर है कि जितने भी प्लांट के टिश्यू हैं, यानी कि प्लांट के टिश्यू किससे बने थे, प्लांट की सेल से ही तो बने थे, प्लांट के टिश्यू प्लांट की सेल से बने थे। तो प्लांट की सेल के पास एक यूनिक फीचर है, एक यूनिक फीचर है। यूनिक हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसी और के पास नहीं है, यूनिक फीचर है, बिल्कुल क्वालिटी की चीज़ है इसके पास, डिफरेंट, जो किसी के पास नहीं पाई जा रही थी, और वो थी सेल वॉल, हिंदी में इसको बोलते हो कोशिका भित्ति, ठीक है। तो अपने स्टडी के आधार पे ये बात भी क्लियर हो गई थी उसी समय कि भाई जो प्लांट का टिश्यू है, यानी कि प्लांट की सेल्स और सेल्स के पास में एक स्पेशल यूनिक फीचर भी पाया गया जो एनिमल की सेल के पास नहीं था। क्या था प्लांट की सेल के पास स्पेशल चीज़ था, सेल वॉल, जो कि एनिमल के पास नहीं था। तो हम बहुत ही क्लियरली इस चीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं कि अगर कहा जाए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में कोई डिफरेंस बताओ, कोई अंतर बताओ, ऐसी चीज़ बताओ जो एनिमल में है ही नहीं कहीं और प्लांट में है, तो आंसर आएगा सेल वॉल, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, सेल वॉल आएगा, एक यूनिक फीचर, जो कि क्या आंसर आएगा, सेल वॉल, करेक्ट, ठीक है। इतना हो गया हमारे यहाँ तक। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि जो श्वान थे, श्वान ने एक और प्रपोजल दिया, यानी एक और हाइपोथेसिस को प्रपोज किया। हाइपोथेसिस का मतलब होता है हिंदी में परिकल्पना। जैसे हम किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाएं या किसी चीज़ को इमेजिन करें, पर
किसी न किसी रिसर्च या स्टडी के आधार पे है, ऐसे नहीं कि तुक्का लगा दिया। तो एक तरह की हाइपोथेसिस इन्होंने दी थी। तो श्वान ने क्या हाइपोथेसिस दी? श्वान की एक हाइपोथेसिस और थी, हाइपोथेसिस को हिंदी में परिकल्पना बोलते हैं। ये बोले कि देखो एनिमल की जो बॉडी है, लिख देते हैं पहले, एनिमल की जो बॉडी है या बॉडीज़ कई सारे एनिमल पे देखा ना, तो एनिमल बॉडीज़ की बात करें या एंड चाहे प्लांट बॉडीज़ की बात करें, वो किसी ना किसी सेल या सेल के ही किसी प्रोडक्ट से ही बना है। तो कंपोज्ड मतलब किससे बना है? इन्होंने बताया कि बॉडीज सेल अथवा, हिंदी में लिख देते हैं, अथवा सेल के ही किसी प्रोडक्ट से बने हुए हैं। ठीक है। तो श्वान ने एक बात और बताई थी कि भाई जितने एनिमल बॉडी हैं या प्लांट बॉडी हैं, फाइनली क्लियर कर दिया इन्होंने हाइपोथेसिस में, यानी अपना परिकल्पना जो दी उन्होंने बता दिया कि भाई एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी, वो सेल या सेल के ही पार्ट से मिलकर के बना है। अब ध्यान अगर दो तो कहीं ना कहीं जो बात श्वान बता रहे थे एनिमल्स के लिए, वही बात स्लीडन बता रहे थे प्लांट के लिए। कोई खास डिफरेंस नहीं था दोनों में, बस फ़र्क इतना था, एक बंदा प्लांट के ऊपर काम कर रहा था, दूसरा बंदा जो एनिमल्स के ऊपर काम कर रहा था। ठीक है, यानी वो जूलॉजिस्ट था, क्योंकि ब्रांच डिफरेंस होने की वजह से दोनों अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे थे, लेकिन लगभग एक ही जैसी चीज़ बता रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि एक टर्म है सेल थ्योरी, एक टर्म है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को फार्मूलेट किसने किया? तब आंसर केवल एक साइंटिस्ट का नहीं आएगा, तब दोनों का आएगा, है ना। तब दोनों का आंसर आएगा, नाम आएगा स्लीडन एंड श्वान। इन दोनों ने, स्लीडन एंड श्वान दोनों ने, ठीक है, एक साथ सेल थ्योरी को फार्मूलेट किया। तो हम सीधे लिख देते हैं सेल थ्योरी को फार्मूलेट किया मतलब बनाया। मैं थोड़ा सा ज़्यादा इंग्लिश का टर्म्स इसलिए भी यूज कर रहा हूँ, भाषा तो हिंदी ही है, पर इसलिए थोड़ा इंग्लिश के टर्म यूज़ कर रहा हूँ ताकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में आएँ और इंग्लिश थोड़ी सी बेटर हो सके, जो हिंदी मीडियम के लोग हैं। को फॉर्मुलेट किया, ओके। अब यहाँ पे एक थोड़े से डिफरेंट इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट का नाम है रडोल्फ विर्चो। रडोल्फ विर्चो जो थे। अच्छा, रडोल्फ विर्चो के बारे में बताने से पहले मैं एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, छूट गया शायद एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, मैंने नहीं बताया अभी, फिर से मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे सेल थ्योरी है ना, स्लीडन एंड श्वान दोनों ने दी थी, पर सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक था। सेल थ्योरी क्या थी? यही थी कि एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, सेल या सेल से ही सेल के किसी और पार्ट से बनी हुई है, इतना तो बता दिया, है ना। पर एक चीज़ ऐसी थी जो नहीं बता पा रहे थे। ये तो बताया कि एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी, वो सेल या सेल के किसी प्रोडक्ट से बना, लेकिन कैसे बना, ये बात उन्होंने नहीं बताई पाई थी, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा ड्रॉबैक क्या था, कि कैसे बना ये नहीं पता था, है ना। ये बात इनको नहीं पता, तो मैंने क्रॉस कर दिया, राइट, ओके। तो अब आते हैं रडोल्फ विर्चो पे। रडोल्फ विर्चो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया था कि जो सेल हैं वो डिवाइड होती हैं, है ना। रडोल्फ विर्चो ने पहली बार एक चीज़ एक्सप्लेन की, यानी बताई, एक्सप्लेन किया कि सेल्स डिवाइड करती हैं, यानी कि विभाजित होती हैं, डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके नई सेल बनाती हैं। नई सेल्स बनाती हैं।
ठीक है। कैसे बनाती हैं इन्होंने ये बात भी बताई है, राइट। यहाँ पे ये बातें नहीं हुई थी पहले जब स्लीडन एंड शॉन बता रहे थे, लेकिन विर्चो ने चीज़ों को क्लियर किया। विर्चो ने कहा कि देखो सेल डिवाइड करेगी, टूट जाएगी, विभाजित हो जाएगी, विभाजित होकर फिर वो नई सेल बनाएगी, और ये नई सेल किसी पुरानी सेल से ही बनी होती है। यानी हम कह देते हैं कि ये जो नई सेल भी बनेगी ये कहाँ से बनेगी, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुरानी कोई जो सेल हमारी है वही टूट के नई बन रही है। तो बेसिक सी बात है कि भाई कुछ नया बनाओगे, पुराने वालों को तोड़ोगे। तो ये जो नई सेल थी वो पुरानी वाली सेल से बन रही थी कहीं ना कहीं। इसको एक टर्म दिया रडोल्फ विर्चो ने, वो टर्म था ओमनिस सेलुला, ग्रीक टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया था, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ये जो लाइन है ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ये क्या है, ये वही बात है जो रडोल्फ विर्चो बोल रहे हैं। तो इसमें कुछ नया नहीं बोला है। ओमनिस सेलुला ए सेलुला का मतलब है जितनी सेल हैं सारी सेल किसी न किसी पुरानी सेल से ही मिल करके बनी है, वो भी डिवाइड होकर के बन रही थी। तो बस डिवीजन वाली बात रडोल्फ विर्चो ने एक्स्ट्रा बताई थी, है ना। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि चलो ठीक है, स्लीडन एंड शॉन ने सेल थ्योरी दे दी थी शुरू में, लेकिन हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। तो स्लीडन एंड शॉन की जो हाइपोथेसिस थी, अब इस हाइपोथेसिस को मॉडिफाई कर दिया गया, है ना। तो तीसरा पॉइंट हम ये कर सकते हैं कि उनकी हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया, यानी विर्चो ने, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, विर्चो ने स्लीडन एंड शॉन की हाइपोथेसिस, शॉन की हाइपोथेसिस यानी कि ब्रैकेट में लिख दो क्या, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी तो थी उनकी, हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई किया मतलब थोड़ा सा बदल दिया। जैसे होता है ना कि किसी तरह का कोई कहीं नियम बनाया गया, रूल बनाया गया, उस रूल को कोई आकर के थोड़ा सा चेंज कर दे, कहते कि चलो आपके 10 रूल आपने बनाए, 10 में थोड़ा सा, एक रूल में थोड़ा सा फेरबदल कर देते हैं, तो दैट इज अ मॉडिफिकेशन। तो विर्चो ने स्लीडन एंड शॉन की हाइपोथेसिस यानी कि सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई किया तो क्या बताया फिर उन्होंने फाइनली, और ये जो मॉडिफिकेशन था इसी के बाद हम सेल थ्योरी को फाइनल सेल थ्योरी बोलते हैं। एक बोलते हैं ना कि फाइनल शेप मिल गया हमारी सेल थ्योरी को। तब मॉडिफाई किया और बताया, 2 पॉइंट बताए। नंबर 1 कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म में लिख देता हूँ डायरेक्ट, लिविंग की बात हो रही है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब किससे बने हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, जो पूरे ऊपर बताया जा चुका है, यहाँ पे लिखा होता है ना, सेल अथवा सेल के ही किसी प्रोडक्ट से बने, सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, इसलिए यहाँ पे इतना लंबा नहीं लिख रहा है। दूसरा पॉइंट क्या था कि सारी सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब यह है कि सारी सेल हैं वो अपनी ही पुरानी कोई जो सेल रही होंगी पहले उन्हीं से बनी है, प्री एग्जिस्टिंग जो पुरानी रही थी उन्हीं से बन गई ये वाली सेल्स, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक के जो 2 छोटे छोटे से टॉपिक्स हम लोगों ने लिए, कवर किए, वो आपको समझ में आए होंगे। और कहीं पे भी कोई डाउट्स अगर आपको आता है किसी भी पॉइंट में, किसी भी चीज़ में, तो आप ज़रूर इसको बताएं कमेंट करके। तो ये एक छोटा सा शुरुआत है कि एनसीईआरटी को हम लोग थोड़ा सा हिंदी में इंग्लिश के ही लाइनों को लेकर के एनसीईआरटी की एक एक लाइन, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी फालतू नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी की कंप्लीट एक बेसिक रीडिंग कर सकें। और ये यकीन मानिए कि यही सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही काम के होंगे, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो उम्मीद है मैंने आपको थोड़ा सा बेटर कर पाया होगा और एक छोटी सी कोशिश कर पाई होगी। थैंक यू।